चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो लेक्चर देखा था हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में उसका इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं, देन उसके बाद हम मगध स्टार्ट करेंगे, मतलब ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था हमने महाजनपद पढ़े थे, ठीक है, महाजनपद। और महाजनपद में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद कौन कौन से बिहार में थे एक बार आप बताएंगे मुझे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वज्जी, अंग और मगध, ठीक है, 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे। और सबसे इन तीनों में से मतलब सबसे ज्यादा मगध, सबसे ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली कौन बनेगा? मगध ही बनेगा, ठीक है। तो हम उसके बारे में ही अब डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था वज्जी कहाँ था? वैशाली और मुजफ्फरपुर में था। तो अंग कहाँ था? मुंगेर और भागलपुर में था। मगध कहाँ था? पटना और जहानाबाद के, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, और नवादा में नवादा के एरिया में हमारा क्या था? ये मगध था, ठीक है, ये मगध था। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब, मगध के बारे में, ठीक है। जो हमने वज्जी और अंग के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा जो भी आगे डिस्कशन चलेगा, क्योंकि जो सुपीरियर होता है ना, जिसमें जो इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवाता है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जिनका इतिहास के पन्नों में नाम होगा बस हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी नाम तो हर किसी का ज्यादा नहीं होता, हर किसी का किरदार हल्का हल्का माइनर सा ही होता है, बट जिसका ज्यादा इफेक्ट डालता है वही हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम मगध का पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मगध, जो मगध था, मगध पे सबसे पहले कौन आया था? कौन सा वंश आया था? आप मुझे जल्दी से बताइए। बृहद्रथ वंश आया था, ठीक है, बृहद्रथ वंश आया था, ठीक है। और बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी, अपने ही नाम पे इस वंश का इसने स्थापना की थी, ठीक है, मतलब स्थापित किया था, स्टेबलाइज किया था। तो इसमें इस वंश के अंदर कौन सा प्रतापी शासक था? जरासंध था, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया, सबसे बड़ा प्रतापी राजा था ये, और ये कभी किसी से हारा नहीं था, मगर भीम ने इसको हरा दिया था। और ये मैंने बताया भी था आपको कि जरासंध का अखाड़ा कहाँ पर है? राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है, ठीक है। महावीर जब जरासंध को भीम ने हराया था महाभारत की धुंध में, ठीक है। इसमें बताया गया, महाभारत में बताया गया कि जरासंध को किसने हराया था। फिर इसके बाद आया था सहदेव, सहदेव के बाद आता रिपुंजय, ठीक है। रिपुंजय क्या था? रिपुंजय इसका आखिरी शासक था, किसका? बृहद्रथ वंश का। तो यहाँ से हमारा ये मगध पे शासन स्टार्ट हुआ था बृहद्रथ वंश का। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हर्यक वंश, जो मैंने हायरार्की बताई थी ना, पहले कौन आया, फिर कौन आया, मैंने सब बताया था। जैसा हर्यक डायनेस्टी आया, फिर शून्यनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, मैंने आपको ये सारा बताया था एक एक करके। अब हम मगध के रिस्पेक्ट में आगे हम पढ़ेंगे, जितनी भी कम से कम 16 डायनेस्टी थी उसके बारे में हम पूरी पढ़ेंगे, मगर एक एक करके है सारा हम डायनेस्टी पढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारा जो आज हमारा मगध स्टार्ट होता है, और मगध ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और कैसे मगध पे कौन कौन सा वंश ने शासन किया और किस प्रकार से किया, कौन कौन सी नीति अपनाई, क्या क्या उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई जिसके द्वारा उन्होंने मगध पे शासन किया, और कितने वर्ष तक शासन किया, उनकी नीतियां क्या थी, उनकी पॉलिसी क्या थी, उनकी कूटनीति क्या था, उसका प्रशासनिक सुधार क्या था, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले तो वो जो मैं बना रही थी पीपीटी, वो पॉइंट वाइज बना रही थी, बट वो पॉइंट वाइज भी जब मैं ये मैंने थ्योरी टाइप लेक्चर बनाया है मैंने। इसमें क्या है, आपको पूरा थ्योरी मिलेगी, जिससे आपका क्या होगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। वहां से कवर तो वो भी वहीं से भी होता है, फिर बाद में जब भी हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा, तो फिर मैं जब रिवीजन सेशन चलेगा तो मैं माइंड मैप के थ्रू आपको बता दूंगी। वैसे मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं हाईलाइट कर दूंगी, आप चाहो तो आप उसको अपने पॉइंट्स में, जैसे मैं पहले पीपीटी बना रही थी तो उसमें आप जॉट डाउन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इतना एरिया लेना, यहाँ से अपना 40-30 या 40 जो भी आपको मार्जिन छोड़ना है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा अपने नोट्स को इनकलकेट करने के लिए और कंसोलिडेटेड बनाने के लिए। इसके लिए आपको जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, जो भी आप एमसीक्यू लगाएंगे, जो भी आप पीवाईक्यू से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो आपके पास जो नोट्स बनेंगे, यहाँ से आप इनकलकेट करेंगे और इसी को आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे। यही आपका पावरफुल सोर्स होगा। सोर्स के लिए आप कहीं पर भी चेंजिंग ना करें, किसी भी सोर्स के पीछे ना भागे, जो आपके पास है, जो मैं करा रही हूँ, यही आपके लिए सफिशिएंट है। जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर इनकेस आपको तब भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दूंगी। चलिए
अब हम स्टार्ट करते हैं मगध के लिए, मगध के महान शासक, ठीक है। हम मगध का एक महान शासक है, इसका परिचय अब हम देखते हैं मगध, ठीक है। मगध है जो प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक उभरा, ठीक है। जैसे 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? मगध हुआ। 16 महाजनपद मैंने आपको पूरे बता दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ये तो लिख ला है ना, राज्यों में से एक था। उदय और विस्तार के कई प्रभावशाली महत्वाकांक्षी शासकों के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। इसका उदय और इस विस्तार, ठीक है। जब अगर शासक प्रभावशाली होगा, महत्वाकांक्षी होगा, तभी किसी राज्य का विकास हो सकता है। लाइक अमेरिका हो गया, ठीक है। अब जैसे मोदी जी हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो साइंस टेक के प्रोस्पेक्टिव से हो या इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से हो, आप देख रहे हो। तो उस हिसाब से अगर शासक आपका अच्छा होगा तो आपका राज्य भी बहुत ही ज्यादा खुशहाल होगा। तो इसी में आप जब आप पढ़े तो आप उसको पास्ट से लेके जो भी पास्ट की जो भी घटनाएं हुई है उसको प्रेजेंट से कैसे लिंक कर सकते हैं और फ्यूचर को कैसे लिंक कर सकते हैं 360 डिग्री पे। यू हैव टू डू दैट, मतलब ये आपको आना ही चाहिए। जब आपको आएगा तभी आपका मेंस का आंसर होगा ना, बस मेंस का आंसर तभी आपका पावरफुल होगा ये, ठीक है। तो चलिए, सबसे प्राचीन था मगध, सबसे साली राज्यों में से उभरा प्राचीन काल में। प्राचीन काल की बात करें, ठीक है। इसके उदय और विस्तार में महत्वाकांक्षी शासकों का नेतृत्व था, ठीक है। नेतृत्व कैसा था? उनकी सैन्य शक्ति कैसी थी, उनकी कूटनीतिक कौशल कैसा था, प्रशासनिक सुधार कैसा था, जो एक मगध को एक साम्राज्यवाद में बदल देता है, ठीक है। साम्राज्य और साम्राज्यवाद, ठीक है। साम्राज्य मतलब वंश होता है और एक साम्राज्यवाद होता है, ठीक है। मतलब एक ही है। जब मगध कई सारे राज्यों को अपने अंदर समाहित कर लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारा ये आ जाता है, तभी ये मगध कौन सा है? मगध साम्राज्यवाद कहलाता है। आपने ये टर्म सुना होगा, मतलब अगर मौर्य वंश हो गया, मौर्य वंश, ये सब बेसिक बेसिक बात होती है। इसी से हमारा जो होता है ना, यही पकड़ा जाता है। जब आप सिलेबस उठाएंगे ना, मेंस का सिलेबस होगा, एक एक पॉइंट पे बहुत सारी बारीकी बारीकी इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत बारीक। उसी को ही हमें इनकलकेट करना है। अब मैंने बोला ये साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्य आया, ठीक है। फिर ये साम्राज्य कैसे साम्राज्य बना? पहले मौर्य वंश से स्टार्ट होगा ना, मौर्य वंश। जब चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, यही चंद्रगुप्त मौर्य जब आएंगे तो यही हमारा जो मौर्य होगा, हम इसको मौर्य साम्राज्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जितने भी राज्य थे उसको अपने अंदर मिला लिया था मगध ने, इसलिए इसको हम साम्राज्य बोलते हैं। इसका अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। जैसे पहले क्या था, ब्रिटिश जब भारत उसका अंग्रेजों को गुलाम था तो क्या था? ब्रिटिश कौन था? ब्रिटिश का ही तो साम्राज्य था ना। हाँ, तो वहां से आप लिंक कर सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, एक विशाल साम्राज्य में बदला। और जो जो इसके लिए कौन कौन से मतलब जो जो कार्य किया वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर प्रारंभिक राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण राजाओं का परिचय देता है, ठीक है। ये हम अगर फॉर एग्जांपल आपको इंट्रोडक्शन लिखा है कि हाँ मगध के बारे में बताया, तो आपको परिचय लिखना होगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जैसे प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली था, ठीक है, इसका उदार विस्तार कैसे हुआ, उसने सैन्य और कूटनीतिक और प्रशासनिक सुधार में क्या क्या करने के कारण ये एक साम्राज्य में तब्दील हुआ, और इसके पीछे निम्नलिखित राजाओं ने अपने महान कार्य किए। और वो जो महान कार्य कौन कौन से थे वो हम आगे अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे आपका पीटी प्लस मेंस का और इंटरव्यू का भी पूरे सारे चीजें हल हो जाएंगे, ठीक है। ये राजवंश मगध साम्राज्य के विस्तार और केंद्रीकरण में कैसे योगदान देते हैं, ठीक है, कैसे योगदान देते हैं। अब हम देखते हैं कैसे योगदान देंगे, ठीक है। विस्तार और केंद्रीकरण की विधि। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारी चीजों, मतलब हर किसी को पावर देना। और केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइज होना, मतलब एक पावर, मतलब एक ही इंसान के पास पूरी पावर, लाइक चाइना, ठीक है। चाइना के पास पूरी है, वो चाइना ही इसको होल्ड करता है और किसी के पास कोई पावर नहीं है। बट क्या है, भारत में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, जो हर किसी के मतलब राज्य के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है। बस एज कम्पेयर टू सेंटर के पास पावर किसी रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा और राज्य के पास किसी रिस्पेक्ट में पावर थोड़े कम है। बट ये है कि हर किसी के पास अपनी अपनी पावर है, ठीक है। इसलिए इसको हमारे भारत में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, रिपन के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था मॉडर्न हिस्ट्री में, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब इस वंश के अब ये स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध। अब हमारा इसमें पहला कौन सा वंश आता है? पहले भद्रस वंश आया, भद्रस वंश के बाद क्या आया, हर्यक वंश आया। हर्यक वंश को हर्यक डायनेस्टी, वंश मतलब डायनेस्टी, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। ये मगध पर शासन करने वाला पहला प्रमुख राजवंश था। मैं इस पे जो हाईलाइट है उसको ही कराती जाऊंगी, ठीक है। पहला प्रमुख राजवंश था और इसने साम्राज्य को विस्तारवाद की इसने नीति अपनाई, ठीक है, कैसे साम्राज्य का विस्तार होता है, ठीक है, इस हर्यक वंश में।
तो इस हरिवंश का पहला कौन सा शासक था हमारा? बिंदुसार आया, ठीक है, बिंदुसार नहीं, सॉरी, बिंबिसार आया, ठीक है, बिंबिसार। इसने क्या करा? मगध के विस्तार की, देखा, साम्राज्य विस्तार, मगध का विस्तार किया। विस्तार मतलब ये आगे और विस्तार करेगा, अपने जो भी राज्य है उसको अपने अंदर समाहित करेगा। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, PYQ है, PYQ में वास्तविक संस्थापक है ये मगध का, ठीक है। एक सुदृढ़ और विस्तारवादी नीति अपनाकर मगध को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया इसने, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड है। आप बोलते हैं ना कि कीवर्ड क्या होना चाहिए, हमारा कीवर्ड है, ठीक है। मेंस में आपको ऐसे ही वर्ड्स का यूज करना है, तभी आपके आंसर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, एग्जामिनर को खुश करेंगे, मतलब वो आपके इम्प्रेस होगा कि हाँ आपके आंसर्स में वो जो चीज है वो ढूंढ रहा था वो आपके आंसर्स में मिले हैं या नहीं मिले, ठीक है। फिर उसने क्या करा, कौन कौन से उसने, उसके योगदान क्या क्या थे, बिंबिसार ने क्या क्या किया, ठीक है, क्या क्या। पहले, सबसे पहले इसने स्थायी सेना, ठीक है, सबसे पहले इसने स्थायी सेना, ठीक है, एक स्थायी सेना का संगठित किया। एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य के निर्माण की दिशा में एक मौलिक कदम होता है, ठीक है, स्थायी सेना। जिसके पास सेना मजबूत होगी तो ऑब्वियसली उसकी पावर ज्यादा होगी, तो इसने स्थायी सेना का करा, ठीक है, जो अपने पड़ोसी राज्यों पे सैन्य बढ़त हासिल कर सकता है। जैसे ब्रिटिश काल में क्या था, उसके पास सेना थी, उसके पास पावर थी, वो साइंस टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट थी, तो तभी तो वो सारे युद्ध जीत पा रही थी, ठीक है ना। फिर उसने विवाह आधारित गठबंधन का सहारा लिया, ठीक है। आपने देखा होगा राजा महाराजा काफी सारी शादियां करते थे, क्यों? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ऐसे ही इसी ने क्या करा, बिंबिसार ने भी अपने विवाह आधारित गठबंधन मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस किए, ठीक है। तो उसने उससे भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कैसे किया वो हम देख सकते हैं। हाँ, पहले कौशल, ठीक है, कौशल था वैशाली, पंजाब और भद्र, ठीक है। कौशल, ठीक है, कौशल की राजकुमारी थी, कौशला देवी से विवाह करा, जिसके कारण उसको काशी दहेज में मिला, ठीक है, यहाँ से उसका साम्राज्य का विस्तार हो गया। वैशाली लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया, उसके कारण उसको क्या, वज्जी संघ से अब उसके रिश्ते मजबूत हो गए, ठीक है। फिर पंजाब भद्र, मतलब पंजाब को मद्र भी कहते हैं, ठीक है, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से विवाह कर पश्चिमी सीमा पर प्रभाव बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए हर किसी, हम चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, हर किसी को किसी भी रिलीजन में जो उनका मतलब जीजा दामाद होता है ना, उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो इसके बिहाफ पे क्या हुआ, पश्चिमी सीमा, जब भी आपने भारत को देखा होगा ना, यहाँ की भारत की जो पश्चिमी सीमाएं होती हैं ये सारी है ना हमारी, यहीं से ज्यादातर हमारे आक्रमण हुए, जो भी अरबी तुर्की लोग आए यहीं से ज्यादा लोग आए और यहीं से आक्रमण करके हमारे भारत पे इन लोगों ने यहाँ से लूट के ले जाते थे, यहीं से उन्होंने करा। जो ब्रिटिश लोग भी आए थे वो भी हमारे पश्चिमी उत्तर से, मतलब पश्चिमी यहीं से ही आए थे तो इसकी सीमा को ज्यादा सुदृढ़ करा, ठीक है। ये हो गया इसके कौन से आगे मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। देन उसके बाद उसने क्या करा, डिप्लोमेसी का था कूटनीति। आप देखते होंगे भारत के रेस्पेक्ट में मोदी जी कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी नीति अपनाते हैं, ठीक है। जैसे हाल फिलहाल का आपको केस बता रही हूँ, अभी क्या हुआ था, और जो ट्रम्प आया ट्रम्प है ना, ट्रम्प ने क्या कहा था, जो टैरिफ था उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो भारत ने क्या करा, भारत ने कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी करा, रूस के साथ उसने अच्छे अपने संबंध के साथ उस पर वर्क किया, ठीक है एक मिनट, तो उस पर काम किया। तो क्या करा इसने, क्या करा, कूटनीति, एक कुशल कूटनीतिक था, मतलब डिप्लोमेसी था, ठीक है। जब अवंती के राजा बीमार पड़े थे तो इसने क्या करा, बिंबिसार का जो एक चिकित्सक था, मतलब राजवेद था, जीवक, ठीक है, इसको उसके उपचार के लिए उसको वहां भेजा, जीवक को, ठीक है। क्यों था, क्योंकि जो उसको था ना, अवंती का जो राजा था, अवंती के राजा का नाम क्या था, चंड प्रघोत, ठीक है। इनको पीलिया हो गया था। तो पीलिया के इलाज के लिए जब बिंबिसार ने अपने राजवेद मतलब चिकित्सक को भेजा तो उनके इलाज के लिए, तो उनका वो इलाज ठीक हो गया था, तो उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। तो आप देख लेना कैसे कैसे उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति में उसने काम किया एक मिनट में जरा पानी पी लूं, एक मिनट ठीक है। तो इसने कौन कौन सी नीति अपनाई थी, हम एक ब्रीफ। देन इसके बाद
गौतम बुद्धा, ठीक है, रिलेशनशिप विद द गौतम बुद्धा, ठीक है। बिम्बिसार ने क्या कहा था, बिम्बिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। उन्होंने जब बुद्ध जी को मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब ये राजगीर आए थे, तो राजगीर जब आए थे तो उनके सम्मान के लिए बिम्बिसार ने उनको बौद्ध संघ को एक वेणुवन दिया। वेणुवन का मतलब क्या होता है, बांस का बगीचा मठ उपहार में दिया, तो इनके समकालीन थे। क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, आप जेब उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। देन इसके बाद इतने इतना कार्य किया, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बिम्बिसार के बाद पुत्र अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा, किंतु हत्या करके अपने पापा की मतलब बिम्बिसार की हत्या करके वो अपने सिंहासन में बैठा। तो हम इसमें 15 वर्ष की आयु में बिम्बिसार ने शासन करना शुरू करा था, 32 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में अलग अलग स्रोत मिलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 32 लिखा है, यहाँ पर 52 तक भी मिले, ठीक है, और कहीं कहीं 12, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तब भी मैंने मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें बिम्बिसार ने क्या, युद्ध के द्वारा और विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और 14 वर्ष की आयु, अब 14 वर्ष की आयु हो गया या 15 वर्ष की आयु, आपको कहीं कहीं डिफरेंशिएट मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने आपको इसने विवाह, ठीक है, कौशल से, वैशाली से, ठीक है, फिर पंजाब के मद्र से इसने शादी करी और उसके बाद अपनी सीमाओं का सुदृढ़ीकरण करा इसने, समझ गए ना। तो फिर इसके बाद कौन बना उत्तराधिकारी, कौन बना, इसके बाद उत्तराधिकारी बना हमारा अजातशत्रु, सिंहासन पर बैठ जाता है। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। ये मैंने इतना लिख दिया क्योंकि जो भी बिहार में मेंस का क्वेश्चन आता है वो हमें बहुत थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है, तो मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखें ये क्या था, इसमें ये बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है समकालीन, ठीक है, समकालीन गौतम, जो इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, वैसे तो मेंशन है समकालीन, ठीक है। ओहो, मेस पे गौतम बुद्ध के समकालीन, ठीक है, कौन कौन थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, इंपॉर्टेंट है, वो पीवाईक्यू रिपीट करता है। अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में, अजातशत्रु को कुड़ी भी कहा जाता था, ठीक है। अजातशत्रु जिन्हें कुड़ी नाम से भी जाना जाता है, पिता की हत्या करके सत्ता पे ये बैठा, एक महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी शासक, मतलब अपने बाप की तरह ये भी है, बहुत ही महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी शासक था, और इसके अंदर भी सारी कैपेबिलिटी थी जो बिम्बिसार के अंदर थी, ठीक है, बिम्बिसार के अंदर थी। तो इसके काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी, चले देखें। इसने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार, इसका मतलब बिम्बिसार तो कर ही रहा था, देन उसके बाद अजातशत्रु ने स्टार्ट करा, ठीक है, इंपीरियल एक्सपेंशन किया, ठीक है, कैसे आक्रामक सैन्य अभियान के द्वारा माध्यम से, ठीक है, मगध की सीमाओं का विस्तार किया इसने। वज्जी का वैशाली में ही आता, और वज्जी और मल्लों के खिलाफ इन्हें लंबे संघर्ष किए। कितने साल तक संघर्ष किए, 14 साल तक इसने संघर्ष करने के बाद, 14 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद तब जे वज्जी और मल को इसने मगध में मिलाया था, ठीक है, इस पे पूर्ण नियंत्रण हुआ था। देन उसके बाद इसकी प्रथम बौद्ध संगीति इसी के काल में हुई थी, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इसी के काल में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी, 483 में, पीवाईक्यू में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये जैन धर्म का समर्थन करता था, बाद में ये इसका बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव हो गया था। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है, पाटलिपुत्र की स्थापना, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, गंगा और सोन नदी पे, पीवाईक्यू में आ चुका है, सोन नदी पे पाटलिपुत्र नामक की स्थापना करी थी इसने, ठीक है। और जो आगे जाके एक रणनीतिक किले की नींव रखी जाती है पाटलिपुत्र, ठीक है, और इसको मगध की राजधानी बनाया। सामरिक स्थिति के कारण इसको मगध, क्योंकि जो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, तो कोई भी आसानी से इस पर हमला नहीं कर सकता, मगर राजधानी स्ट्रांग होनी चाहिए, जब राजधानी स्ट्रांग होगी तब आपका प्रशासन अच्छा ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, ठीक है।
पहले अजातशत्रु ने बनाया था, फिर उदयन ने मगध को पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। फिर अंतिम शासक कौन था इस वंश का? हरिक वंश का नाग दशक था, ठीक है, नाग दशक था। और शिशुनाग के इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, ठीक है। अब उसके बाद हमने, ये हमारा अजातशत्रु के बारे में था। तो इसने, अजातशत्रु ने क्या करा था? बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी में 15 वर्ष तक इसने 15 से 14 दशक तक इसने संघर्ष किया वज्जी और मल को अपने हाथ में मिलाने के लिए, ठीक है। गौतम बुद्ध के समकालीन था, मैंने इसको बता दिया। और इसने, अजातशत्रु ने अंग को भी मगध में मिलाया था, ठीक है, अंग को भी मगध में मिलाया था अजातशत्रु ने। देन उसके बाद क्या हुआ? इसका विवाह हुआ था वज्जिरा से, ठीक है। जो मैंने इसमें मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। वजीरा, वजीरा को जी प्रसन्नजीत, ठीक है, जो काशी था, ठीक है, इसकी बहन थी, ठीक है। प्रारंभ में मैंने बताया, प्रारंभ में जैन था, बाद में इसने बौद्ध धर्म बनाया। अन्य नाम इसका कुड़िक था। और इसको इसको हम अजातशत्रु को पितृ हंता भी बोलते हैं। पितृ हंता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अपने फादर की हत्या करके अपना उत्तराधिकारी बनता। पितृ हंता हो गया, ये पितृद्विनता वंश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसने जब वज्जी के खिलाफ जब इसने अपना संघर्ष किया था, तो उसमें इसने 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। एक था रथमूसल एवं महाशिला कंटक, ये दोनों का इसने प्रयोग करा था, ठीक है, इसको वज्जी के खिलाफ। और वज्जी के खिलाफ करा था, तो उसने फिर इसको जीत लिया था। तो ये हमारा अजातशत्रु हो गया। आप कोई भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बाकी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। मैं बोल थोड़ी धीरे ली हूँ क्योंकि मुझे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कोल्ड हो रखा है, तो बोलने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट में करते हैं। इसके अंतिम, हरिक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक था, जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने अपना शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना करी। तो इसी के नाम, जैसे हरिक ने वो बृहद्रथ वंश ने अपने नाम पे स्थापना करी थी, वैसे शिशुनाग ने अपने शिशुनाग डायनेस्टी स्थापित करी अपने नाम के लिए। तो इसकी स्थापना शिशुनाग वंश ने की। ये एक कौन था? ये इसका है ना, इसका मंत्री था, ठीक है। शिशुनाग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, उसने इसका मतलब उदयन का एक मंत्री था, और उसी ने अपनी इसकी नागदशक की हत्या कर दी, तब जाके शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। और इसके जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मगध के पुराने प्रतिद्वंद अवंती राज्य को अपने अंतिम विजय में ली, ठीक है। तो अवंती को इसने मिलाया था, शिशुनाग ने अवंती को मिलाया था, अवंती के राजा अतिवर्मन को पराजित करके, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, चंद्रप्रकोट का बिंबिसार ने भेजा था अपने चिकित्सक और जीवक को उसके इलाज के लिए, तो वो अवंती को मिलाया नहीं था। फिर अवंती को किसने मिलाया? शिशुनाग ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अवंती को मिला, बिंबिसार ने अवंती को मिलाया, अजातशत्रु ने, ऐसे कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पराजित करके मिलाया, ठीक है। और शिशुनाग ने अपनी क्या राजधानी क्या बनाई? इसने वैशाली बनाई। तो हम यहाँ पर किसने? उदयन ने क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी, ठीक है। अजातशत्रु ने भी पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। बट शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली बनाई। बट फिर ये बाद में फिर से ये चेंज हो जाएगी। चलिए, फिर शिशुनाग के बाद आता है हमारा कालाशोक आता है, ठीक है, कालाशोक आता है। और फिर इसने 1-2 बातें और है। शिशुनाग ने क्या कहा था? शिशुनाग ने अवंती को तो मिलाया था, अवंती के साथ साथ इसने वत्स को और कौशाम्बी को दोनों को मगध में मिलाया था, ठीक है, शिशुनाग ने। इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी, मैंने बता दिया, और फिर उसको कर दिया। बस आपको ये 3-4 बातें इसमें याद रखनी। देन इसके बाद आया हमारे पास कालाशोक। तो कालाशोक एक प्रतापी राजा था। जैसे था नहीं वो, हमने उसके जरासंध के बाद पढ़ा था कि बृहद्रथ वंश का क्या था, जो जरासंध बहुत ही प्रतापी राजा था। तो वैसे ही ये कालाशोक क्या है? शिशुनाग डायनेस्टी का सबसे प्रतापी, ठीक है, प्रतापी राजा था, ठीक है, कालाशोक, ठीक है। पुराणों के हिसाब से काकवड़ कहा जाता है, ठीक है, काकवड़ भी कहा जाता है पुराणों के साथ। और 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीति होती है इसी के शासनकाल में, ठीक है। दो महत्वपूर्ण इसके शासनकाल में 2 कार्य महत्वपूर्ण हुए। कौन कौन से? पहली क्या
सॉरी, पहले क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संघ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कब हुई, 383 में। सन याद रखना है हमको। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है दूसरा इसका क्या है, स्थायी राजधानी बनी, ठीक है। तो मगध की स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है, पाटलिपुत्र को स्थानित करके मगध की राजधानी, देखिए इसके मतलब जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने अपनी क्या बनाई थी, वैशाली बनाई थी, ठीक है। अपनी राजधानी क्या बनाई, वैशाली। बट इसने मगध की स्थायी राजधानी किसने बनाई, पाटलिपुत्र बना दी। किसने बनाई, इसने, कालाशोक ने। तो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पीवाईक्यू में आ चुका है कि स्थायी राजधानी किसने स्थापित करी, तो किसने के करी, हमारी कालाशोक ने, ठीक है, पाटलिपुत्र को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, शिशुनाग वंश ने राजधानी स्थिर कर दी, ठीक है। मतलब स्थायी बना दी तो स्थिर कर दी ना, शक्तिशाली। अब जब राजधानी स्थिर हो गई तो आगे के जितने भी शासक होंगे वो जो भी इसकी पाटलिपुत्र की जो मतलब पाटलिपुत्र जो मगध है, वो जो भी सारे हुआ उसको एक सुदृढ़ता प्रोवाइड करे, ठीक है। काफी जब हमारे जैसे बिंबिसार ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, फिर उसके बेटे ने करा, फिर उसके बाद दूसरा आया, तो जो जो कार्य पहले कर चुका है तो उसपे सारा इनका सारा जो भी वन बाय वन जो डायनेस्टी आएगी तो उसपे उसकी हुकूमत होती जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अंतिम शासक इसका कौन सा था, शिशुनाग का अंतिम शासक था इसका नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्योंकि वो इससे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। नंदीवर्धन को महानंदीवर्धन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कहीं महानंदीवर्धन या नंदीवर्धन लिखा रहे तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब इसके बाद हुआ हमारा नंद शासन। एक बार ये रह गया हमारा, मैंने यहाँ लिख दिया कालाशोक, ये रहा। काला से एक प्रतापी राजा था, पुराणों से काकोड़ कहा जाता। 300 पूरी बहुत संज्ञा थे, पुनः पाटलिपुत्र को स्थानित करा, मगध की राजधानी बनाई। इस वंश का अंतिम शासक ये रहा, अंतिम शासक महानंदीवर्धन, मदिन कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका नेक्स्ट आया हमारा नंद वंश आया। तो नंद वंश मतलब नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो जब ये नंदा डायनेस्टी आती है तो ये नंदा डायनेस्टी एक क्षेत्रीय गैर क्षेत्रीय शासक होता है, ठीक है। जितने भी आगे के शासक चल आए हैं वो सारा क्षेत्रीय थे, ठीक है। ये गैर क्षेत्रीय थे। एक मिनट में बस पानी पी लो। गैर क्षेत्रीय था। तो इसमें इस वंश के 9 शासकों में से एक था ये, ठीक है। मतलब इसमें 9 शासक थे, 9 शासकों में से एक था। इसको गैर क्षेत्रीय शासक भी कहा था। सभी क्षेत्र इसको गैर क्षेत्रीय क्यों कहा जाता है कि सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला इसको माना जाता है, ठीक है। इन्होंने मगध का सर्वाधिक विस्तार इसने ही करा, ठीक है। मतलब नंद वंश में सर्वाधिक विस्तार किसमें हुआ, नंद वंश में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक विकास मगध साम्राज्य का किस वंश में हुआ, तो नंद वंश में हुआ, ठीक है। उन्होंने फिर इसने बहुत सारी, ठीक है, क्षेत्रीय। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसके बारे में, ठीक है। महापद्मानंद ने एक मगध का एक राट भी कहा जाता है, तो इसी के बारे में, ठीक है। ये नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मानंद। ये 9 शासकों में से एक है। इसको गैर क्षत्रिय शासक क्यों कहा जाता है और सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला इसको कहा जाता है। मगध का सर्वाधिक विकास नंद वंश में हुआ, ऐसा क्वेश्चन। और बोलेगा फिर ये अगर कोई नाम देके ये बोल सकता है कि महापद्मानंद ने मगध का सर्वाधिक विकास किया या बिंबिसार ने सर्वाधिक विस्तार किया, तो वो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको जो भी इसने जितने भी संस्थापक महत्वाकांक्षी शासक था और जितने भी जो क्षेत्र थे जिसको भी हराता था, तो भी हराने के बाद ही ये टाइटल एक्सेप्ट करता, ठीक है। ये उपाधि और टाइटल मतलब सर्व छत्रात्मक हो गया, एक राट हो गया, एक छत्र जैसी उपाधि का धारण किया, ठीक है। उसके अनुसार पुराणे के अनुसार दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। कलिंग को सबसे पहले मिलाने वाला कौन था, महापद्मानंद था, ठीक है। महापद्मानंद पहला था जिसने कलिंग को मिलाया, बाद में अशोक कलिंग को मिलाएगा, ठीक है। पहले आएगा महापद्मानंद ने कलिंग को मिलाया, ठीक है। तो याद देखिए सबसे पहले इसको मिलाया, फिर बाद में जब बाद में जो शासक होंगे वो कमजोर हो जाएगा तो फिर कलिंग दोबारा से हट जाएगा, फिर दोबारा से अशोक उसको जीतेगा, समझे। प्रसिद्ध व्याख्यानी पाणिनि समकालीन थे, ठीक है। महापद्मानंद के समकालीन कौन था, पाणिनि, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने मैंने हाईलाइट किए हैं।
उपाधि कौन कौन से दी इसने, सर्वछत्रात्मक ये बताया ना, तो इसका मतलब क्या है, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। ये आगे पीछे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, मैं इसको बता दी। एकराट और छत्रक का मतलब क्या होता है, एक सम्राट, इसके नीचे ही लिखा हुआ है। ये उपाधि हो गई, ये इसकी मीनिंग हो गई। ये एकराट और छत्रक क्या होता है, ये इसका एक हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इसको दूसरा परशुराम भी कहते हैं, मैंने बताया उपाधि क्षत्रियों को जब पराजित करता तब ये उपाधि हासिल करता था, दूसरा परशुराम भी इसको कहा जाता है। इसने कौन कौन से मतलब राज्य को जीता और अपने जीतने में मिला ले, किसको, कलिंग को, ठीक है। फिर पंचाल हो गया, काशी हो गया, अस्मक हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, मैथिल हो गया, ठीक है। इन सबको हर जीता है किसने, महापद्मनन ने। देन इसके बाद कौन सा आता है, महापद्मनन के बाद महापद इसने, मैंने आपको ये बता दिया, महापद्मनन के बाद आता है हमारा धनानंद, ठीक है। धनानंद को क्या कहता है, धनानंद अंतिम शासक था किसका, नंद वंश का, ठीक है। एक घमंडी और कूट शासक भी इसको कहा जाता था। और कूट शासक तो अलोकप्रिय था, मतलब जनता इसको पसंद नहीं करती थी। इसके शासनकाल से 3 घटनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी, पहला ये है, इसने चाणक्य का अपमान करा, ठीक है। विद्वान चाणक्य का इसने अपमान करा। जब अपमान करा था तो चाणक्य की अपमान करके जब चाणक्य को निकाला गया था दरबार से, तो चाणक्य की जो चोटी है वो खुल जाती है, तो चाणक्य अपनी चोटी नहीं बांधते, तो बोलते जब तक मैं इसको सत्ता से नहीं हटा दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी बांधूंगा नहीं। तो चाणक्य की कूटनीति के द्वारा ही फिर मौर्य राजवंश का धनानंद को हटाया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, मौर्य को साथ मिल गए, ठीक है। तो चाणक्य का पहले फिर उसने उससे सिंहासन से हटाने का वो प्रतिज्ञा ली। देन उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ, ठीक है। कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को तट पर पहुंची थी, मगर उससे पार करने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले जमाने में ऐसी अफवाहें थी कि हम नदी को या समुद्र को पार करेंगे तो भूत प्रेत है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आपने देखा होगा ब्रिटिश काल में क्या कहते नहीं थे कि अगर नदी को पार करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा, तो फिर लोग करते नहीं थे, ये उनके में वहम चला गया था। तो उसी हिसाब से, और ऐसे इसको तब्दील करने के लिए चाणक्य के द्वारा जैसे विष कन्या का प्रयोग किया गया था, कि चाणक्य ने विष कन्या को जब वहां व्यास नदी पे भेजा गया था, तो वहां विष कन्या उनके साथ मिलकर उनका मतलब उनको खत्म कर, उनकी हत्या कर दी जाती। तो फिर जब कोई देखता था तो सोचता था कि हाँ ये तो सही बोलने कि हाँ इसमें भूत प्रेत का कोई साया है। तो वो जब दिखता है तो इंसान उस पर विश्वास कर लेता है। फिर उसके द्वारा फिर ये उसी के द्वारा इस पे शासनकाल में आक्रमण हुआ था सिकंदर का, ठीक है। फिर उसके बाद होते फिर उसने क्या करा था, धनानंद ने 123 प्रकार के उसने कर लगाए थे। कर इतने लगाए थे बहुत, तो जिससे जनता परेशान हो गई थी, और परेशान होने के बाद तो वो जनता इससे दुखी हो गई थी। तो इसके शासनकाल में बस ये 3 शासन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दमनकारी नीतियों के कारण ये अलोकप्रिय हो गया था। फिर इसी सब चीज का फायदा उठा के चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके इसको धनानंद को हटाया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा मौर्य वंश कहेंगे या मौर्य साम्राज्य, क्योंकि हमारा इसका विस्तार काफी, मगध का विस्तार काफी काफी दूर तक हो गया, ठीक है। मतलब इसके पश्चिम में भी हो गया, उत्तर में भी हो गया, पूर्व में भी हो गया, दक्षिण में भी इसका काफी ज्यादा विस्तार हो गया, और आगे का जो भी विस्तार होगा वो आगे विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा मौर्य वंश स्टार्ट होगा। जो भी इतने ये सारे पॉइंट्स हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या PDF आपको मिल जाएगा, तो आप जैसा आपको सहूलियत लगे। जैसे यहाँ ये मगध की ये बृहद्रथ आया था, पहले बृहद्रथ था, फिर उसके बाद हर्यक डायनेस्टी आई। हर्यक डायनेस्टी में पहले क्या आया, बिंबिसार आया, अजातशत्रु, फिर उदयन लास्ट में। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आया, शिशुनाग ने अपने नाम पे ही डायनेस्टी का नाम लिया। देन उसके बाद कालाशोक आया। देन इसके बाद नंदा डायनेस्टी में महापद्मनन और फिर धनानंद, ठीक है। फिर उसको धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य मिलके हटाता है, तो फिर मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी की हमारी स्थापना होती है। अब आगे के चैप्टर में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं कोशिश करूंगी लेक्चर जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, बट थोड़ा कोल्ड हो गया उसके वजह से मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है।